Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर बच्चों आप पहचान चुके हैं। हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे की चैप्टर हम ले रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। बच्चों यहां से टॉपिक आपके बहुत ही कंसेप्चुअल शुरू हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स अच्छी होनी चाहिए तो आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखेंगे। बच्चों बहुत सारे लोग फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं बोर्ड पे, बच्चे कॉपी कर लेते हैं, बट इससे फायदा नहीं होता है। जब तक प्रॉब्लम आपके खुद से नहीं सॉल्व होगा, जब तक आप घर पे प्रॉब्लम खुद से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तब तक एग्जामिनेशन में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हमसे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। इसलिए बच्चों आप प्रॉब्लम को देखकर प्रॉब्लम करने की कोशिश नहीं करिए। कॉन्सेप्ट्स को सीखिए और उस कॉन्सेप्ट्स को यूज करिए। जिनके पास में कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स का धनी है। बिल्कुल आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा यदि आपके पास में क्लियर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की यदि कमी होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया हूं उस पर ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट्स को सीखिए और प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व होगा प्रॉब्लम। चलिए तो हम लोग लेते हैं आज का टॉपिक हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग शॉर्ट में CM बोल देते हैं या कोई इसको COM भी बोल देते हैं। ठीक है, COM शॉर्ट में बोलते हैं लोग। अब क्या है सेंटर ऑफ मास, इस पर गौर करिए। ये अपने एनसीईआरटी की चैप्टर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के नाम से। अब ये सेंटर ऑफ मास पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे क्लास 10th की बात करूंगा। 10th क्लास में आपने रेजिस्टेंसेस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया और आपने उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। आपने गौर किया होगा कि जब 3 रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं या उनको हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो जो काम वो करते हैं, जितने पोटेंशियल डिफरेंस पर वो जितने करंट देते हैं, उनके इक्विवेलेंट यदि हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी वही काम करता है जो तीनों ने किया है। सेम वोल्टेज पर सेम करंट देता है। ठीक है, तो यही चीज बच्चों सेंटर ऑफ मास में भी है। बहुत सारे पार्टिकल के सिस्टम है आपके पास। उन सभी पार्टिकल से आप जो भी काम कर सकते हैं उनके बदले में, सारे पार्टिकल के बदले में यदि उनका आप सेंटर ऑफ मास ले लीजिए तो सेंटर ऑफ मास से भी आप उस काम को कर सकते हैं। मतलब कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बदले में आप उसका सेंटर ऑफ मास लेकर के और फिजिक्स के सारी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कहते हैं बच्चों कि अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कहा गया है
उस पॉइंट को जहां पर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के टोटल मास आप कॉन्सेंट्रेटेड सपोज कर सकते हैं। मतलब कि सेंटर ऑफ मास पर किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के टोटल मास को आप मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पर पूरे सिस्टम के टोटल मास को आप रख सकते हैं और उसके बाद कोई भी फिजिकल फिनोमेना है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करिए, आपको एकदम क्लियर वो सॉल्यूशन देगा। तो आइए पहले डिफाइन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम of particles is a point at which total mass of the सिस्टम ऑफ पार्टिकल को शॉर्ट में सिस्टम लिख दिया। टोटल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी सपोज्ड कॉन्सेंट्रेटेड। कोई ये भी बोलते हैं कैन बी सपोज्ड एक्टिंग एट दैट पॉइंट, यानी टोटल मास को समझने के लिए लोग बोल देते हैं कि टोटल मास इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास, समझने के लिए। तो ये है बच्चों डेफिनेशन। और मैं शुरू से, जैसा कि आपको पता है, मैं नोट्स लिखाते चलता हूँ, क्योंकि 11-12 में आपको एग्जाम भी देना होता है, तो मैं नोट्स आपको पूरा लिखा देता हूँ। उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिल्ली में बच्चे हमारे 95% से लेकर 100% तक मार्क्स लाते हैं, आप भी लाएंगे। चलिए, तो फिर नोट्स लिखते हुए, कॉन्सेप्ट लेते हुए, देन हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ताकि फुल कमांड हो हमारे टॉपिक के ऊपर। तो क्या लिखा हमने? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ पॉइंट। ये एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर वर्ड आ गया, सेंटर मतलब एक पॉइंट होता है, आपको भी पता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है, एट विच, जहां पे टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को सिस्टम लिख दिया हूं, कैन बी सपोज्ड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वहां पर आप केंद्रित, सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सेंटर ऑफ मास पर टोटल मास को केंद्रित सपोज कर सकते हैं। अब बच्चों, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन की बात हम करेंगे। तो जो यूनिफॉर्म बॉडी होते हैं, यूनिफॉर्म बॉडी, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गया, यूनिफॉर्म स्फीयर हो गए, तो जो एक समान यूनिफॉर्म जो बॉडीज होते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। अब जो मैं बोल रहा हूं इसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, सभी बुक में मिल जाएगा, मैं लिस्ट नहीं बनवा रहा हूं आपको, आप इस लिस्ट को बुक से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो मैं लिख देता हूं। सीएम, मैं सीएम लिख के चल रहा हूं सेंटर ऑफ मास को। सीएम ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज एट इट्स सेंटर। अब बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, बहुत लोग खाली डिस्क बोल देते हैं, तो ओनली डिस्क बोलने से सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है। डिस्क के साथ सर्कुलर लिखेंगे तभी सर्कुलर माना जाएगा डिस्क को, तो इसलिए राइटिंग पर भी थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास, सीएम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज एट इट्स सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ thin uniform rod is at its midpoint etc. ठीक है, आप एनसीईआरटी से या फिर और भी कोई भी बुक रखे हो, उसमें जो चार्ट बने हैं उसको एक नज़र देख लीजिएगा। ऐसे बोल ही दिया हूं
कि सेंटर ऑफ मास जो है यूनिफॉर्म बॉडी में ज्योमेट्रिक सेंटर पे होते हैं। अब बच्चों एक बहुत ही पेकुलियर बात बता रहा हूं, और मैं हमेशा एक चीज बोल रहा हूं कि मैं दूसरे लोगों से थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेके चल रहा हूं। क्या डिफरेंट लेके चल रहा हूं? तो लोग सब रिफ्रेशर बुक्स, गाइड बुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, बट मैं पसंद करता हूं स्टैंडर्ड बुक, इंटरनेशनल बुक्स को। तो इसलिए बच्चों जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो मेरी अपनी बात नहीं होगी, वो होगी इंटरनेशनल अच्छी बुक्स की बातें होंगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी दूसरे से यदि हमारी कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, कभी भिरंत हो गया कहीं दूसरे की कॉन्सेप्ट से मेरी कॉन्सेप्ट को, तो आप और कोई बुक हो चाहे नहीं हो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, इस बुक से आप अपने को कंफर्म करेंगे। इस बुक को इस वर्ल्ड के सारे लोग मानते हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर। चलिए, तो मैं जो लिखने जा रहा हूं, सेंटर ऑफ मास सीएम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स may be inside the system and may be outside। अब यहीं पर बहुत लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं, बट ये सत्य लिख रहा हूं, सारी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये मिलेगा, मे बी आउटसाइड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके आगे मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, दिखा दूंगा कि सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर भी नहीं होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बाहर भी होता है सेंटर ऑफ मास। इसलिए कभी कंपटीशन में चॉइस बन के आ गया कि सेंटर ऑफ मास इज always inside the object, inside the system of particle, center of mass may be outside the system of particle, तो बच्चों may be outside the system of particles, ये सही होगा हमारे लिए। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हम कैसे निकालें? तो इसके लिए पहले हम टू पार्टिकल सिस्टम लेकर के और थोड़ा सा इस पर हम बेसिक से चलेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद लेते हुए चलेंगे। तो लेते हैं हम लोग पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। टू फाइंड लिखिए, टॉपिक लिखिए, टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पूरा वर्ड को सीएम लिखते हैं, बट सेंटर ऑफ मास पॉइंट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं। अब ये सी स्टैंडर्ड मेरे लिए रहेगा सिंबल, जब भी मैं सी लिखूं तो आप समझ जाइएगा सेंटर ऑफ मास। तो टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। चलिए बच्चों, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे, फिर प्रॉब्लम की बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट मैं आपको फुल दे रहा हूं, सभी बुक आप सॉल्व कर सकते हैं, करिए। लिया हमने एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। अब एक पार्टिकल लिया हमने, मास इसका m1। अब यहीं पर बच्चों में एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों को ऐसे लिख देते हैं, एन ऑब्जेक्ट मास m1। इसको पार्टिकल मानने में आपको भी परेशानी होगी। क्यों? जब बड़ा साइज दिखा देंगे आप बॉडी का और कहेंगे ये एक पार्टिकल है, तो थोड़ी सी तो
सोचने में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। तो पार्टिकल दिखाते हैं तो ऐसे दिखाइए, बड़ा करके मत दिखाइए। हाँ, फिजिक्स कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट की साइज डिफाइंड नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, रेडियस ये सब नहीं दिया गया है, तो आप उसको पार्टिकल मान के चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जैसे इसका पोजीशन वेक्टर कोई दिखाते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से पहले से कई सारे लोग यूट्यूब पर एक्टिव हैं, मैं तो थोड़ा देर से आया हूं, क्योंकि मेरे अपने इंस्टीट्यूट चलते हैं, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, रेगुलर अपना इंस्टीट्यूशन है मेरा दिल्ली के अंदर। ये लिया हमने एक्सेस, यदि किसी ने ऐसे दिखाया पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, कैसा लग रहा होगा? आप समझ रहे होंगे कि इसको एक पॉइंट कहने में बहुत मुश्किल है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट होता है, हम लोगों ने जो पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। तो इस तरह से दिखा करके मत करिएगा काम कभी, क्योंकि इसको एक पॉइंट बोलना मुश्किल है हमारे लिए, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है इसको एक पॉइंट बोलना। इसलिए जब भी पॉइंट लेना हो, पार्टिकल लेना हो, तो आप ऐसे लीजिए, ऐसे मत लीजिए कभी नहीं। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। चलिए, अब लिया हमने एक पार्टिकल m1, इसका पोजीशन वेक्टर, इस m1 मास के पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर लिया हमने r1। दूसरा हम लेते हैं पार्टिकल m2 मास का, इसका पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं r2। अब बच्चों, इन दोनों को एक डॉटेड लाइन से मैं ज्वाइन कर रहा हूं, अभी ये ज्वाइन कर दिया हमने इस समय। क्यों? इसकी बात आगे करूंगा, ठीक है। अब m1 m2 दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। चलिए, या तो ढकेल के या खींच करके, तो मैं इधर की तरफ दिखा रहा हूं। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया m1 पर, कैपिटल F1, m2 पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया कैपिटल F2, एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने। अब जैसा कि आप पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस इसी का हमें यूज करना है। आइए पहले थोड़ा स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं, फिगर में अभी और भी काम करना होगा, बट पहले स्टेटमेंट फ्रेम करिए। लेट टू पार्टिकल्स in a system has masses m1 and m2. Their position vectors are r1 vector and r2 vector. Their velocities are v1 vector and v2 vector. Their linear momenta are p1 vector and p2 vector. External forces on them are f1 vector and f2 vector, and internal forces of interaction। अब इंटरनल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन को आप एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। ऑन देम आर
अब जो इंटरनल फोर्सेस हैं इन पे, ये हैं स्मॉल f1 वेक्टर, स्मॉल f1 पहचान लीजिए एरो, एंड स्मॉल f2 वेक्टर, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स ले रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस ले रहे हैं रेस्पेक्टिवली जो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें 1 m1 के लिए और 2 सबस्क्रिप्ट हमारा जो है ये है m2 के लिए। ठीक है, m1 m2 का पोजीशन वेक्टर लिया r1 r2, मतलब m1 का r1 पोजीशन वेक्टर, m2 का r2, m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, m1 का लीनियर मोमेंटम p1, m2 का लीनियर मोमेंटम p2, m1 पे एक्सटर्नल फोर्स f1, m2 पर एक्सटर्नल फोर्स f2, और इंटरनल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन यानी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस m1 पर f1, m2 पर स्मॉल f2। चलिए टर्मिनोलॉजी कर लिए हम लोग, फिजिक्स में टर्म को पहचानना बहुत जरूरी होता है, टर्म को पहचान लिए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अब हम यहां पर यूज करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए बच्चों डिफाइन करिए, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले m1 के लिए हम यूज करते हैं फॉर m1 यानी m1 मास के पार्टिकल के लिए यूज करते हैं। अब m1 मास के पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे। एक्सटर्नल फोर्स है f1, इंटरनल फोर्स स्मॉल f1 ले लिए हैं। पहले मैं RHS में लिख रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स f1 प्लस इंटरनल फोर्स स्मॉल f1, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया हमने ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1। अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो फिर m1 का लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने p1 बोला है, तो dp1 अपॉन dt। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दिया कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। m1 के लिए सबस्क्रिप्ट 1 लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसी तरह से m2 के लिए इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए फॉर m2। अब m2 के लिए dp2 अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू f2 एक्सटर्नल फोर्स m2 पर प्लस f2 इंटरनल फोर्स, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करिए, देखिए क्या मिलता है, dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स को एक जगह कर रहे हैं, f1 प्लस f2 एक जगह कर लिया हमने, प्लस इंटरनल फोर्स को एक जगह कर लेते हैं, f1 प्लस f2 वेक्टर फॉर्म में लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए वेक्टर फॉर्म में। नाउ ये जो दो टर्म है dp1 dp2, p1 p2 को आप पहचान रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए इसमें d बाई dt को एक जगह हम कर रहे हैं और p1 प्लस p2 एक जगह कर लिया हमने।
मतलब कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ P1 प्लस P2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को यदि कोई पहले P1 पे अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा, फिर इसी को P2 पर अप्लाई कर दे तो ये हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वल टू कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F2, और बच्चों इसके बदले में मैं लिख रहा हूं 0। क्यों लिख रहा हूं 0, जरा इसका जवाब जान लीजिए। सिंस एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब इन दोनों इंटरनल फोर्सेस M1 M2 पे, M2 M1 पे जो लगाते हैं इंटरनल फोर्सेस, इसी को एक्शन रिएक्शन कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच जो म्यूचुअल इंटरेक्शन के फोर्स होते हैं एक दूसरे पर, इसी का नाम तो एक्शन रिएक्शन है। तो दोनों में से किसी एक को मान लीजिए एक्शन, जैसा कि लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़े हैं। किसी को भी हम एक्शन, किसी को भी हम रिएक्शन सपोज कर सकते हैं। तो फिर मान लीजिए F1 को मैं बोल देता हूं एक्शन, तो F1 एक्शन, तो फिर F2 माइनस यानी कि रिएक्शन। अब एक तरफ लाइए दोनों को, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिल रहा है इस समय, क्या कि यदि पार्टिकल्स का एक सिस्टम आपने ले लिया, कई सारे पार्टिकल को एक सिस्टम यदि मान लिया आपने, कई सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम यदि आपने बनाया, आपने लिया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो उसके अंदर जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस ऑफ एक्शन रिएक्शन, अंदर अंदर जो पार्टिकल्स के बीच एक्शन रिएक्शन के फोर्स लगेंगे सिस्टम के अंदर, उसका सम क्या देख रहे हैं, 0। एंड सो नोट कर लीजिए, रिजल्टेंट इंटरनल फोर्सेस ऑफ एक्शन रिएक्शन inside a system of particles is 0। शॉर्ट में लोग ये भी बोलते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0। अब आज से सिस्टम के अंदर आप इंटरनल फोर्स का सम नहीं करिएगा। मान के चलिएगा कि कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, तो उसके अंदर सारे इंटरनल फोर्स का सम 0 है, हमें खाली एक्सटर्नल फोर्स देखना है, ठीक है। अब P1 P2 का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, d/dt। चलिए P1 के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं M1 V1, P2 के लिए M2 V2, और अब F1 प्लस F2 एक्सटर्नल फोर्स को मैं F लिख देता हूं, और मेंशन कर दीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स ये हो गया रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये F जो है F1 प्लस F2 को F लिखे हैं, तो दिस F इज F1 प्लस F2 इज रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। हम 2 पार्टिकल लेके चल रहे हैं, बट फिजिक्स में तो जनरलाइज हो जाता है अपने आप काम। तो 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, हजारों पार्टिकल, लाखों पार्टिकल की जो सिस्टम होगा, उसमें भी यही होगा जो 2 पार्टिकल सिस्टम में हो रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब V1 V2, जो V1 V2 है, वेलोसिटी V1 V2, अब इसको हम R के टर्म में लाते हैं। चलिए, तो नाउ d/dt M1 V1 के जगह पर d R1/dt, ठीक है। R1 इज पोजिशन वेक्टर, और पोजिशन वेक्टर में बी डिस्प्लेसमेंट, तो फिर
पोजीशन वेक्टर को हमने डिस्प्लेसमेंट माना है इस समय, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी डी आर बाई डी टी, तो डी आर वन बाई डी टी प्लस m2 v2 के जगह पर डी आर टू बाई डी टी कर लीजिए इक्वल टू एफ अब फिर उसी तरह से मास तो कांस्टेंट टर्म होते हैं, हम डिफरेंशिएशन के अंदर इसको ले जा रहे हैं, डी m1 r1 वेक्टर बाई डी टी प्लस डी मास कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा रहे हैं इसको हम, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के समय कांस्टेंट को बाहर करते हैं, बट हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है इस समय, इसलिए हम इसको अंदर ले जा रहे हैं, m2 r2 अपॉन डी टी इक्वल टू एफ। अब बच्चों ठीक पहले की तरह अब इसको हम एक जगह कर लेते हैं, डी बाई डी टी को एक जगह कर लेते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया, अलग अलग था टर्म, फिर आप समझ सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये होगा, तो दोनों के सम का डिफरेंशिएशन हमने एक जगह कर लिया है। नाउ इक्वल टू एफ वेक्टर। अब देखिए बच्चों, एक बार इसका डिफरेंशिएशन फिर दोबारा डिफरेंशिएशन, दो बार हो गया, आप पढ़े हैं पीछे वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स लिए हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी पर रखे हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब हम v के जगह पर डी एक्स बाई डी टी लिख रहे हैं, तो डी बाई डी टी और v के जगह पर डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए क्या हो गया बच्चों, एक बार x का डिफरेंशिएशन हुआ v मिला, और फिर ये जो v है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ तो a मिल गया, एंड सो दिस इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब आप ये नहीं समझिएगा d इंटू डी स्क्वायर हो गया, नहीं 11 के बच्चे को लगेगा कि d इंटू डी स्क्वायर हो गया, लेकिन नहीं बच्चों, ये डी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ये कैलकुलस की सिंबल है, ये डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, और जब दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको सेकंड डिफरेंशिएशन या सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव को, सेकंड डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए यहां पर टू जो है ये सबस्क्रिप्ट की तरह यूज किए जा रहे हैं, तो इसलिए d2x पढ़ते हैं, मतलब कि दो बार डिफरेंशिएशन d2x मीन्स एक बार x का डिफरेंशिएशन तो v मिलेगा, अब फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा, एंड सो एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और बोलने का तरीका इसका जैसा कि मैं बोल रहा हूं, d2x बाई डी टी स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए, सेकंड डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है ऑफ x मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सीलरेशन। अब इसको पहचानते चलिए, यहीं पर यदि हम x के जगह पर r ले लें, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट को हम r से डिनोट कर दें, तो इसी बात को आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसी बात को, a इक्वल टू d2r
अपॉन डी टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यदि x के जगह पर हम y यूज कर दें तो d2y बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। यदि x के जगह पर z यूज कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, d2z बाई डी टी स्क्वायर हो जाएंगे। मतलब कि एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, r का मतलब डिस्प्लेसमेंट, r इज डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों, ये सब कॉन्सेप्ट्स नई नई अब आने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सब नई नई मिलेंगे। अब इसको मैं हटाता हूं, यहां से जगह बनाता हूं। तो इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब इसको पहचानते रहेंगे, ये बहुत बार आवेगा। अब इसका यूज हम लोग कई बार करेंगे इस राइटिंग का। तो आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको अब हम ले जा रहे हैं, डी 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 टी डी टी। तो इसको लिख लें डी टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। अब पूरे पर लिख दें या फिर यहां पर लिख दें, चलिए यहीं पर लिखते हैं डी टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब जैसे पूरे पर लिखते हैं तो भी ठीक है, या फिर आप यहां पर लिख लीजिए, वो भी ठीक है आप बिल्कुल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ये। इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई m1 प्लस m2 इन LHS में खाली लेकिन करना है हमें। तो ये हो गया d2 बाई डी टी स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए बच्चों, m1 प्लस m2 से हमने डिवाइड करा LHS में। अब डिवाइड करेंगे तब तो टर्म हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर हम इसी से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। इसलिए जो मैं लैंग्वेज लिखा हूं उसमें लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग LHS ऑफ दिस इक्वेशन बाई m1 प्लस m2। चलिए फोर्स पर एरो, दिस इक्वल टू एफ। अब इक्वेशन हो गया हमारा m1 प्लस m2 d2। अब इसके बदले में मैं लिख रहा हूं r वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को मैंने लिख दिया r वेक्टर इक्वल टू f वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसको 3 ले रहे हैं हम। और अब बच्चों यहीं पर जरा गौर करेंगे, जो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़े हैं, या फिर इसी को हम ऐसे लिख लें, F इक्वल टू m इंटू ए लिख लें। ठीक है, F इक्वल टू m इंटू ए इसको लिखे हैं। तो जरा गौर से देखिए, यह है टोटल मास सिस्टम का, यह है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, पार्टिकल का मास, पार्टिकल पे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल। तो फिर अब यहां पर बच्चों क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो फोर्स के जगह पे फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल ऑन सिस्टम, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ सिस्टम, दो टर्म मैच कर गया हमारा। तो डेफिनेटली है कि ये थर्ड टर्म जो है, ये थर्ड टर्म हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहां भी ये थर्ड टर्म क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यही मैंने लिख दिया था पहले आपको। तो ये टर्म जो हमारा हो गया ये एक्सेलरेशन हो गया, मेंशन कर दीजिए। हेंस d2r अपॉन dt स्क्वायर इज एक्सेलरेशन of the system, acceleration of the system of
टू पार्टिकल्स, या सीधे भी बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टू नहीं भी बोलना हो तो बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सो आर इज पोजीशन वेक्टर, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टोटल मास, क्योंकि टोटल मास का एक्सेलरेशन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, एंड सो आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो नहीं बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ टोटल मास, टोटल मास एट अ पॉइंट, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो एक पॉइंट के होते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टोटल मास एट अ पॉइंट, that is r वेक्टर। चलिए अलग है हमारा ये काम, that is r vector is position vector of cm, center of mass, cm लिख दिया, position vector of center of mass of the system of two particles and it is given by, अब देखिए किसके जगह पर हम लोगों ने r लिखा है, ये जो r लिखा है इसके जगह पर लिखा है, इसके बदले में ये लिखा है हम लोगों ने, एंड सो यहीं r का आपको मिल गया इक्वेशन, और हम कंफर्म हो गए कि r का यही इक्वेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। चलिए तब हमें पोजीशन वेक्टर मिल रहा है सेंटर ऑफ मास का, एंड पोजीशन वेक्टर मे बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हो सकता है, जैसा कि आप पढ़े हैं काइनेमेटिक्स में। तो लिख लीजिए r वेक्टर इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब ये इक्वेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, इसको आप याद रखिए। तो ये टू पार्टिकल के लिए अभी हमने निकाला है, दो से ज़्यादा के लिए भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि हम लोग जो ये पार्टिकल है m1 m2 मास की जो पार्टिकल है, इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पर हम लें, इस पर विचार करें। ठीक है, तो टू पार्टिकल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास जो है उसी लाइन पर होता है जो लाइन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करता है। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। पहले यहां से पोजीशन वेक्टर में सेंटर ऑफ मास का ड्रॉ कर देता हूं डॉटेड लाइन से, ताकि आपको क्लियरली फील होगा। तो सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी लाइन पर होता है CM, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये R हो गया है। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन आपके सामने में है। ठीक है, यदि सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन पर सपोज कर लें, या कहिए सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन सपोज कर लें, तब क्या होगा। इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, या ओरिजिन इज एट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस का ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर ले लिए, ऑफ एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ मास CM, या C लिख दीजिए। ओरिजिन ले लिया हमने, एक पार्टिकल मास m1, पोजीशन वेक्टर इसका
r1, दूसरा मास ये लिया m2 मास का, दूसरा पार्टिकल m2 मास का, पोजीशन वेक्टर इसका ले लिया हमने r2। अब बच्चों ओरिजिन जब यहां पर है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0। ओरिजिन पर सेंटर ऑफ मास है, तो जब ओरिजिन पर आ गया सेंटर ऑफ मास या कि ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पर कर दिए तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन कॉन्साइड हो गया, ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो गया जब, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन एक पॉइंट पर आ जाए तो फिर ये आर की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। तो आर के जगह पर 0 पुट कर दीजिए इक्वेशन 4 में, तो फिर आर वेक्टर विल बी 0 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में रखिए आर के जगह पर 0, तो 0 इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0। अब देखिए बच्चों क्या आ गया, यहां से टू साइड्स करके देखिए क्या मिल रहा है रिजल्ट, आपको वेरीफाई हो जाएगा अपने आप कि सेंटर ऑफ मास जो है टू पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही होते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा। तब m1 r1 इक्वल टू माइनस m2 r2। अब जरा इस इक्वेशन को पहचानिए, टू वेक्टर्स माइनस साइन आना, ये क्या शो करता है, टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अब आप जान चुके हैं वेक्टर में कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन को जब हम अपोजिट कर देते हैं तो मिलता है अपोजिट वेक्टर, कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, वैल्यू सेम रखते हुए डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तो वेक्टर होता है अपोजिट वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलॉन्ग है, यस, हमारा जवाब होगा यस। तो अपोजिट वेक्टर्स जो होते हैं वन लाइन के अलॉन्ग होते हैं, तो R1 R2 ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों ओरिजिन कहां पर है, इसी लाइन पर है ओरिजिन। तो ये आपको प्रूफ कर रहा है कि जो ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ मास है ये उसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है जिस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग टू पार्टिकल्स होते हैं। एंड सो बच्चों आगे से अब हम लोग यही बात को ध्यान रखेंगे कि यदि पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ओनली हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, पार्टिकल्स यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम ओनली वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, पार्टिकल ओनली जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो ओनली हम जेड एक्सिस की बात करेंगे। पहचान लीजिए, यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम बचाने वाला कॉन्सेप्ट सब है कि यदि वन एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल्स हैं तो उसी एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास होगा, जो यहां से आप देख रहे हैं, मेंशन कर लीजिए। हेंस CM सेंटर ऑफ मास इज ऑन द स्ट्रेट लाइन। चलिए जल्दी जल्दी अब करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आ चुका, क्लियर हो चुका, अब आगे बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास इज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स, और साथ में ये भी आप देख रहे हैं दोनों पार्टिकल के ज्वाइन करने वाले लाइन पर तो है ही और अंदर भी हैं, इस समय बाहर भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल, बट अभी दो पार्टिकल के अंदर है आपका सेंटर ऑफ मास। अब यदि इनके वैल्यूज को कंपेयर करें, वैल्यूज ले लें, दोनों तरफ मॉडुलस ले लें, m1 r1 इसका मॉडुलस इक्वल टू m2 r2 इसका मॉडुलस ले लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नॉट नेगेटिव। तो देखिए बच्चों यहां से क्या देख रहे हैं, जो मास और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, दैट इज r यानी पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल r1 r2 को एक बार में r लिख दिया हमने। अब इस r से कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं ये लिख देता हूं r1 और r2 ऐसे लिख देता हूं। अब ये जो r1 r2 है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लिख लीजिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, is inversely proportional to mass of the particles, mass of the particles, that is, अब इसका सिंपल मीनिंग कर लीजिए, यदि मास बड़ा होगा, यदि मास बड़ा होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर जो r1 होगा ये छोटा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी सोचिए, यदि मास होगा छोटा तो पोजीशन वेक्टर होगा बड़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट इज इक्वल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एंड सो दैट इज सेंटर ऑफ मास इज नियरर to heavier body, heavier particle, particle लिख दीजिए, heavier particle, जो भारी पार्टिकल होगा, भारी बॉडी होगा, ठीक है। बॉडी के लिए भी आप ये बोल सकते हैं जो हम अभी बोल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास है नियरर टू हेवियर पार्टिकल, हेवियर बॉडी, मतलब यदि ये भारी होगा, ज्यादा मास वाला होगा, m1 बड़ा होगा, यदि तो r छोटा होगा, यदि r1 छोटा होगा तो फिर क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास के नजदीक है m1, तो इसलिए दैट इज कर देता हूं, दैट इज इफ m1 ग्रेटर देन m2, यदि m1 m2 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर इफ m1 ग्रेटर देन m2, चलिए इस बात को मैं यहां पूरा कर रहा हूं, देन इसके बाद हम यहां आ रहे हैं, ठीक है, यहां आ गए, यहां पर देन r1 लेस देन r2, ठीक है। क्लियर है हम लोग कि जब m1 बड़ा हो गया तो r1 छोटा हो गया, r1 छोटा हो गया यदि, तो m1 मास का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कम हो जाएंगे। तो वही बात हम लोग लिखे हैं कि सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू हेवियर पार्टिकल। इसलिए बच्चों, जब कभी भी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास को जब आप कभी फील करेंगे गौर से, तो आपको महसूस हो जाएगा प्रैक्टिकली भी कि सेंटर ऑफ मास हेवियर बॉडी की तरफ है। जैसे कोई बोट है, पानी में रखा हुआ है, आप उस बोट पर जरा चल के देखिए ईस्ट की तरफ, बोट आपका वेस्ट की तरफ भागने लगेगा। क्यों? जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ बोट का पोर्शन भारी होने लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है खिसकने लगेगा। बट आगे हम लोग मोशन की बात करेंगे कि यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो फिर सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट को जीरो करने के लिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं हो, इसके लिए बोट जो है आपका वेस्ट की तरफ भागने लगता है जब कोई इंसान बोट पर ईस्ट की तरफ चलते हैं। अब ये सब एग्जाम्पल्स हम आगे लेंगे, अगली क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।